नमस्कार। आज हम हिंदी चैप्टर में कक्षा 12 की आरोह भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ जो है उसको पढ़ेंगे। इस पाठ में दो कविताएं जो है वो दी गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर पहली कविता कविता के बहाने है और ये जो दोनों ही कविताएं हैं ये कवि कुंवर नारायण की लिखी हुई हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो ये पहली कविता है कविता के बहाने, इसमें क्या बात बताई गई है कि इस कविता में वर्तमान समय जो है इसमें कविता जो है उसका जो संसार है उसको संकीर्ण समझा जाता है कि कविता जो है उसके लिखने के सब्जेक्ट जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन कवि ने इस कविता के बहाने कविता के अंदर जो है ये बता दिया है कि कविता जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसकी कोई हद नहीं होती है, सरहद नहीं होती है। वो किसी भी विषय के ऊपर जितना चाहें उतना लिख सकते हैं और जो रचनात्मक जो ऊर्जा होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। इस कविता के अंदर जो है वो चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से जो है वो कविता की रचनात्मकता जो है उसको असीमित साबित किया है। कविता के सारांश में भी ये चीज़ लिखी हुई है। कविता के बहाने कविता जो है ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। ये एक प्रश्न याद रखना है हमें कि ये जो कविता है ये कवि कुंवर नारायण की किस किताब से ली गई है। तो वो इन दिनों नाम के कविता संग्रह की जो किताब है उससे ये कविता ली गई है। इस कविता में बताया गया है कि आज यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है। ऐसा माना जाता है कि यांत्रिकता मतलब हमारा जीवन जो है वो यंत्रों के माध्यम से चलने लग गया है और इस आधुनिक युग में, आधुनिक नहीं बल्कि हम कहें कि इस उत्तर आधुनिक युग में जो है हम मशीनों के माध्यम से जो है वो अपना जीवन विचरण करने लगे हैं। ऐसे में कविता जो है उसका जीवन संकट में है। लेकिन कवि ने जो है वो चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से जो है ये बताया है कि इनकी तो फिर भी सीमा होती है। चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, एक हद होती है, लेकिन कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं होती है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कहता है कि कविता जो है वह एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कहता है जिस तरह से चिड़िया उड़ती है ठीक उसी तरह से कविता भी उड़ती है, उसकी भी अपनी एक उड़ान होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की जो उड़ान है उसको ये चिड़िया जो है वो नहीं समझ सकती है। चिड़िया के माध्यम से बताया है कि कविता जो है उसकी भी एक अपनी उड़ान होती है। कहता है चिड़िया जो होती है वो बाहर भीतर इस घर उस घर तक उड़ सकती है। कहता है कि वो अपने एक घोंसले से दूसरे घोंसले में, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे आ जा सकती है, उड़ सकती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता जो कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है, कहता है कि उसका मायना, उसका अर्थ जो है वो भला ये चिड़िया नहीं समझ सकती है। ये जो चिड़िया जो है ये उड़ सकती है लेकिन ये बाहर भीतर इस घर उस घर तक उड़ सकती है। लेकिन जो कविता है वो कल्पना के पंख लगाकर ऊंची उड़ान उड़ती है। कहता है कि ये माने, ये अर्थ, ये मायना जो है वो भला ये चिड़िया नहीं जान सकती है। अब फूल के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कहता है कि कविता खिलती भी है, जिस तरह फूल खिलता है वैसे कविता खिलती भी है। कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कहता है कि फूल बहुत अच्छा खिलता है लेकिन कहता है कि उससे भी अच्छा खिल सकती है एक कविता। और कहता है कि वो भी सुगंध बिखेरती है अपने शब्दों से, अपने शब्दों में समाये हुए अर्थों के माध्यम से। कविता जो होती है वो भी बहुत अच्छा खिलती है और वातावरण को बहुत अच्छा सुवासित, सुगंधित जो है वो बना देती है। कहता है लेकिन इस बात को भला फूल क्या जाने। कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर,
बिना मुरझाए महकने के माने। कहता है कि फूल जो होता है वो घर बाहर भीतर इस घर उस घर में खिल सकता है, लेकिन जो कविता जो बिना मुरझाए लगातार खिले रहती है, बिना मुरझाए लगातार महकती रहती है, जो अपने भावों के कारण, संदेश प्रेरणा के कारण, अपने अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है, कहता है कि इसका मायना, इसका अर्थ भला फूल क्या जाने। कहता है फूल नहीं जान सकता है। कहता है कि फूल के खिलने की एक सीमा होती है, आखिर उसे मुरझाना पड़ता है खिलने के बाद में, लेकिन कविता एक बार खिल जाती है तो मुरझाती नहीं है। कहता है अपनी कविता अपनी विशेषताओं की सुगंध फिर फैलाए ही रखती है। फूल कविता के खिलने का ये अर्थ नहीं जानता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, कहता है, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब बच्चे के माध्यम से बताता है कि लेकिन अब इस अंत में ये बताता है कि जिस तरह बच्चे की कोई सीमा नहीं होती है, बच्चे के खेल की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक इसी तरह से कविता जो है उसके खेल की भी कोई सीमा नहीं है। कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहता है जिस तरह से बच्चों का एक खेल होता है, कविता भी एक खेल है, कविता का भी अपना एक खेल है। कहता है बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहता है बच्चा जो होता है वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से पहले घर, कहता है बाहर भीतर सब जगह खेल सकता है और वो खेल करके सामाजिक संवेदनाओं को बढ़ाता है, वो सामाजिक एकता को बढ़ाता है, कहता है आपसी भेदभाव को मिटाता है। ठीक इसी तरह से कहता है ठीक इसी तरह से रचनात्मकता जो होती है उसका खेल भी जो है वो बच्चों के खेल की तरह व्यापक होता है, असीमित होता है। बच्चों का कहता है कि सब घर एक कर देने के माने, इसका अर्थ होता है कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक असमानता विषमताओं को मिटाता है, वो राग द्वेष को मिटाता है। कहता है बच्चा जो होता है वो जो अलगाववादी प्रवृत्ति होती है उसको भी मिटा देता है, समानता लेकर आता है समाज में। तो कहता है ठीक उसी तरह से कविता भी एक खेल है और वह भी अपने खेल के माध्यम से जो है वो समाज में नवीनता लेकर आती है। कविता की रचनात्मक व्यापकता को बच्चों के खेल और वृत्ति के बहाने प्रकट किया गया है। बच्चा व कवि एक समान हैं, इस बात को भी इस कविता के अंदर जो है वो बताया गया है। इस कविता के अंदर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी है और मुक्त छंद में लिखी गई ये सहज सरल शब्दों में व्यक्त की गई कविता जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। दूसरी कविता है, शायद आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता के अंदर जो है वो 3 माध्यम बताए हैं, चिड़िया के माध्यम से और फूल के माध्यम से और बच्चे के माध्यम से। कवि चिड़िया और फूल जो है उनके चिड़िया के उड़ने की और फूल के खिलने की एक सीमा होती है, लेकिन कहता है कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं है, वह कल्पना के माध्यम से उड़ती है और फूल के कविता के खिलने की भी कोई जो है वो सीमा नहीं होती है। खेल के माध्यम से, बच्चे के माध्यम से बताया है कि जिस तरह बच्चे का खेल असीमित होता है उसी तरह कविता जो है उसका खेल भी असीमित है। अब अगली कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर ये जो कविता है कुंवर नारायण की, इस कविता को उनकी एक किताब है कविता की जिसका नाम है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से इस कविता को लिया गया है। कुंवर नारायण की लिखी गई ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई है क्योंकि इसमें भाषा की सहजता की बात कही गई है। कहता है कि आदमी क्या करता है, रचनाकार भी बहुत से क्या करते हैं, कहता है कि वो ऐसी भाषा बोल देते हैं कि वो फिर बात जो होती है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। कहता है भाषा जो है उसको सहूलियत से बरतना जो है वो हमने नहीं सीखा है। भाषा जो है वो हमेशा सहज सरल सरस रूप में जो है अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसकी, ताकि उससे हम जो बात कहना चाहते हैं वो सुनने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन कहता है लेकिन हम इस बात को समझे नहीं, हम भाषा जो है उसको सीधे सीधे प्रस्तुत करते नहीं हैं, जिसका नुकसान जो है वो हमारी ही बात को उठाना पड़ता है। कवि कहता है कि
बात सीधी थी। देखो कविता बहुत सरल है और सरल शब्दों में लिखी हुई है। केवल इतना बताया गया है कि भाषा जो है उसको सहजता से हमें बरतना चाहिए, उसके साथ सहजता का प्रयोग करना चाहिए। कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कहता है बात तो सीधी थी, बात तो सरल थी, जो बात कहना चाहते थे वो सरल थी, लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, क्योंकि शब्दों का प्रयोग जो है वो दुरूह कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो बात जो है वो सीधी बात भी कठिन हो गई, टेढ़ी हो गई। आगे कहता है कवि कि उसे पाने की कोशिश में, कहता है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, फिर बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी कठिन। कहता है कि बात जो है हम उसको पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहता है कि हम सरल शब्दों में कह नहीं सके बात को, हमने भाषा जो है उसकी नदी में उसको पूरी तरह से जो है वो घुमा दिया है, बात और भी पेचीदा हो गई। इसका मतलब बात जो है वो और भी ज़्यादा कठिन हो गई। कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कहता है कि हम अधैर्य हो जाते हैं, हम धीरज नहीं रखते हैं किसी बात को, हम धीरज न रखने की वजह से कहता है कि फिर हम भाषा में उलझ जाते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय, पेंच जैसे चूड़ी का पेंच होता ना, नट होता है, कहता है कि उसको खोलने की बजाय उसको बेतरह कसता चला जा रहा था। इसका मतलब मैं जो बात जो सीधे कहना चाहिए थी उसको भाषा के अंदर घुमाने फिराने लग गया और दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लग गया, और भाषा जो है वो प्रभावहीन हो गई, वो समझ में नहीं आई। कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी बात को और भी ज्यादा उलझाता चला गया। कहता है क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कहता है कि तमाशबीनों यानी तमाशा देखने वाले, कहता है कि उनकी शाबाशी और वाहवाह मेरे को साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने बात को भाषा के अंदर और भी ज़्यादा बेतहाशा उसके नट, उसके पेच जो है वो खोलने की बजाय और ज़्यादा कसता चला गया। कारण यह है कि हम समाज में ऐसे बुद्धिजीवी कहलाने के चक्कर में भाषा जो है उसको कठिन कर देते हैं, और सुनने वाले ये कि वाह क्या भाषा का प्रयोग किया है, भले ही हम जो बात कहना चाहते हैं वो साली जिंदा क्यों न मर जाए, लेकिन हम भाषा जो है उसको कठिन प्रयोग करने लग जाते हैं। कहता है कि सुनने वाले, कहता है अर्थ भले ही न समझें, लेकिन वो तमाशबीन की तरह जो है वो शाबाशी देने लगते हैं, और यही कारण है कि हम अपनी बात जो है वो स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कवि आगे कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चूड़ी मर जाने का मतलब होता है भाषा प्रभावहीन हो जाना, भाषा का प्रभाव जो है वो नष्ट हो गया, बात का प्रभाव जो है वो नष्ट हो गया, यानी उसकी चूड़ी मर गई। जैसे किसी नट की चूड़ी मर जाती है तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता, उसमें घूमती रहती है। कहता है कि आखिर वही हुआ जिस बात का डर था, जोर जबरदस्ती की गई, यानी भाषा के कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, और बात जो कहना चाहते थे जो बहुत सरल थी, कहता है कि उसकी चूड़ी मर गई, वो प्रभावहीन हो गई, वो मृत्यु शैया के ऊपर लेट गई। कहता है और वह भाषा में बेकार ही घूमने लग गई, जिस तरह से चूड़ी मरने पर नट घूमने लग जाता है। कहता है कि भाषा के अंदर वो बात जो है वो बेकार में ही घूमने लग गई। कहता है कि अच्छी खासी बात थी, काम की बात थी, लेकिन वो व्यर्थ की बात हो गई। कहता है किसकी वजह से? हमारी बुद्धिमत्ता की वजह से। कहता है कि हम भाषा के चक्कर में बात को सही प्रस्तुत नहीं कर सके। कहता है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया।
बात अगले के समझ में नहीं आई तो नहीं आई, और 2-4 कठिन शब्दों का प्रयोग किया और वहीं पर उसी जगह उस भाषा का जो है वो प्रयोग कर दिया जो सबसे बिल्कुल भी समझ से परे थी। कहता है कि हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पे ठोक दिया। कील की तरह उसी जगह पर ठोक देने का मतलब है समझ में आए या न आए, मेरी बात, मेरी भाषा जो है यही रहेगी, पकड़ो। अब देखिए कवि इस कविता में चित्र ये बनाया गया है। कहता है कि ये बात है, ये दौड़ रही है और ये भाषा इसके पीछे दौड़ रही है। अब देखिए कवि कहता है कि अंतिम पद्यांश है ये इस कविता का। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत। कहता है कि अब बात जो है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया। कहता है कील की तरह ठोक दिया गया। ठोक दिया तो अंदर से खोखली हो गई, अंदर से जो है वो लूज हो गई, ढीली हो गई। और कहता है ऊपर से जो है वो ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से उसकी ताकत, उसका अर्थ जो है वो खत्म हो चुका था। बात जो कहना चाहते थे उसका मतलब जो है वो नष्ट हो चुका था। कहता है ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कहता है मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कहता है कि बात जो है वो खुद ही एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेलती हुई पूछने लग गई। पसीना पूछते हुए मुझे देखकर बोली कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका तात्पर्य यह है कि बात जो है बच्चे की तरह का मतलब है बात का पकड़ में न आना, क्योंकि बच्चा जो है वो शरारती होता है। शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी बात, यानी बात जो है वो पकड़ में नहीं आई। बात जो है वो फिर बिल्कुल भी जो है वो पकड़ में नहीं आई। सहूलियत बरतने का मतलब है कि इसका मतलब आपने कभी भी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका तात्पर्य कवि ये कहना चाहता है कि आपने कभी भी भाषा की सरलता, सादगी, सहजता जो है उसके साथ प्रयोग कभी नहीं किया भाषा का। कहता है यदि आप भाषा के साथ सरलता, सहजता, सादगी का प्रयोग करते तो कहता है कि आप बहुत ऊंचे और बहुत महान एक विचारक होते और आप एक अच्छे जो है वक्ता होते। लेकिन कहता है कि आपने भाषा जो है उसको सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तात्पर्य इस कविता का यही है, कवि यही संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहता है कि हम भले कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, कितने भी बड़े भाषा वैज्ञानिक हो जाएं, लेकिन हम सामने जो हमारा सुनने वाला, जो हमारा जो वक्ता होता है, श्रोता होता है सुनने वाला, उसके सामने हम बिना अलंकारित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग न करें और न ही उसको ज़्यादा कठिनता के रूप में जो है उसको प्रस्तुत करें। तो ये 2 कविताएं जो है वो बहुत अच्छी थी। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।